नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है अतृप्त आत्मा की आवाज़। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अतृप्त आत्मा की आवाज़। दोस्तों, आलोक कपूर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? एक खूबसूरत लड़की, लगभग 20-25 साल की उम्र, दरवाजे पर खड़ी जवाब का इंतजार कर रही है और आलोक एक टक उसे घूरे जा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं आई कम इन सर? हाँ हाँ, यस यस यस, कम इन प्लीज़। आलोक सोच में पड़ जाते हैं कि ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। आलोक अतीत की यादों में खो जाते हैं। आज से 20 साल पहले ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठे थे कि एक खूबसूरत लड़की आती है। मैं आई कम इन सर? उसे देखते ही आलोक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगा सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। आलोक एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उसे कुर्सी देते हैं। बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आलोक जवा धड़कते दिल का मालिक, ऊंची चौड़ी कदकाठी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, दूध सा सफ़ेद कोट पैंट, उस पर लाल रंग की कमीज और टाई। लड़की भी उसे अवाक से देख रही है। अचानक दरवाज़ा खुला तो दोनों की तंद्रा भंग हुई। मिस्टर साहा, आलोक बाबा ये साइन कर दो। जी साहब लाइए। उसके बाद वो लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है। सर, मेरा नाम अक्षिता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से मैं ससुराल में ही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं। कल तो बलात्कार करने की भी कोशिश की। सास पहले से ही नहीं थी। किससे कहूँ, अब मैं वो घर छोड़ आई हूँ। आपका बहुत नाम सुना है सर। आपने जो नारी आश्रम बनवाया है, मुझे वहीं रख लीजिए प्लीज़। मेरा कोई भी सहारा नहीं, ना माता पिता, ना कोई सगा संबंधी। अक्षिता, आप कितनी पढ़ी हैं? जी MA इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसी ऑफिस में जॉब मिल जाए तो आप करेंगी? ज़रूर सर। देखिए, मैं वैसे भी कल असिस्टेंट के लिए इस्तीफ़ा देने वाला था। आप आ गई तो आप ही ये जॉब एक्सेप्ट कीजिए और फिलहाल आप 2 दिन नारी आश्रम में रहिए। उसके बाद आपको फ्लैट भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। अक्षिता को आलोक ड्राइवर के साथ नारी आश्रम भेज देता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अक्षिता की छवि छाई है। न जाने उस रूप सुंदरी में ऐसी कौन सी कशिश है कि दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। आलोक पूरी रात आंखों में ही बिता देते हैं, सुबह के इंतजार में कि कब सुबह हो और उस रूप की रानी के दर्शन हो। अक्षिता आज साड़ी पहनकर आई है ऑफिस में, मगर आज तो वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आलोक उसे अकाउंट्स फाइल देता है और काम समझा देता है कि क्या करना है। आलोक अक्षिता की टेबल अपने ही रूम में लगवाता है। वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाह रहा। दीवाना सा हो गया जैसे। उसका 2 दिन बाद उसे एक फ्लैट लेकर दिया जाता है जो आलोक के घर के रास्ते में ही पड़ता है। आलोक सुबह आते हुए अक्षिता को साथ ले आता और जाते समय उसे छोड़ देता। इस तरह अक्षिता एक नई जिंदगी शुरू करती है। मन लगाकर काम कर रही है। ऑफिस में भी सबकी चहेती बन गई। अक्षिता जब भी लंच करने बैठती, आलोक भी उसके टेबल पर जाकर बैठ जाता। उसका लंच बड़े चाव से खाता। इस तरह धीरे धीरे आलोक को अक्षिता के हाथ का खाना इतना अच्छा लगने लगा कि वह रोज़ अक्षिता से ही कहता लंच लाने को। कभी कभी तो जाते हुए थोड़ी देर अक्षिता के पास रुक जाता, उससे बातें करता रहता। एक दिन अक्षिता, क्या बात है, तुम कुछ गुमसुम सी हो? जी सर, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी हरारत महसूस हो रही है, तो आज ऑफिस नहीं आना था। नहीं सर, काम भी तो ज़रूरी है, बस जल्दी से निपटा कर चली जाऊंगी। अक्षिता लंच टाइम तक काम पूरा करती है और जाने को आलोक से इजाज़त लेती है। तो आलोक कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई साधन तो मिलेगा नहीं जाने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम कर लो। आज ऑफिस जल्दी बंद करके तुम्हें छोड़ दूंगा।
आज आलोक ऑफिस जल्दी बंद करते हैं, स्टाफ को भी छुट्टी दे दी और अक्षिता को घर छोड़ने गए। तो अक्षिता तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। फिर सर कहा, ना ऑफिस में बेशक मैं सर हूँ और तुम्हें एम्प्लॉय, लेकिन ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं। अक्षिता मुस्कुराते हुए, ओके दोस्त, तो चलो दोस्त का कहना मानो और लेट जाओ। मैं चाय बनाकर तुम्हारे रूम में ही ले जाऊंगा, वहीं पी लेना। अक्षिता बेडरूम में जाकर लेट जाती है। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। आलोक जब चाय लेकर आया तो अक्षिता को इस तरह सोए हुए देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। ऐसा लगा मानो हुस्न की मलिका उसके सामने हो। होठों पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर लट बिखरी हुई काली नागिन सी। सीना सांस लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों मासूम पंछी कैद में फड़फड़ा रहे हों। आलोक अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और अक्षिता के पास जाकर उसकी बिखरी लटों को संवारने लगा। अक्षिता ने करवट बदली तो आलोक को एक हाथ उसके सीने के नीचे आ गया। अब तो आलोक का तन बदन इसकी गर्मी में झुलसने लगा। काबू न रहा खुद पर और दो जवान जिस्म प्यार की आग में झुलस गए। दुनिया की सब दीवारों को तोड़कर एक हो गए दोनों। जब खुमार उतरा तो दोनों को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि मन में तो दोनों की एक दूसरे के लिए तड़प थी। दोनों ने एक दूसरे को भाव भरी नज़रों से देखा, मगर लफ्जों के साथ नहीं दिया। कुछ नहीं कह पाए एक दूसरे से। आलोक चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन से सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन दोनों के मन में जैसे कुछ था कहने को, पर जुआ साथ दे तब ना। 1 महीने के बाद, आलोक मुझे कुछ कहना है, मैं जानता हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। अक्षिता, आई लव यू। ऐसा लगा अक्षिता का दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। आलोक, तो अब हमें इस प्यार को कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार मेरी कोख में आ चुका है। अक्षिता कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या आलोक, मैं गरीब हूँ इसलिए तुम्हारे स्टेटस की नहीं हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। नहीं अक्षिता, वो बात नहीं। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन शादी, मैं एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ आलोक? लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो तुम्हें दिल से चाहा है, मेरे तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं। इस उधेड़ बुन में 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद ही आलोक अक्षिता को ऑफिस आने के लिए मना कर देता है, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए, और घर पर उसे हर सुविधा मुहैया कराता है। अक्षिता को 7वें महीने ही डिलीवरी हो जाती है और एक सुंदर सी प्यारी गोल मटोल गुड़िया जैसी बेटी जन्म लेती है। आलोक बहुत खुश है, अक्षिता भी। लेकिन अचानक आलोक को लगता है कि कब तक इस रिश्ते को निभाएगा। अक्षिता भी बार बार शादी के लिए कहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को पिता के नाम मिले, समाज में एक पहचान मिले, जो आलोक देना नहीं चाहता। आलोक ख्यालों में खोया है। सर, क्या हुआ सर? मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अक्षिता, तुम कौन? अक्षिता, सर मैं आस्था हूँ। सर, आपने असिस्टेंट के लिए इश्तिहार दिया था, वही पढ़कर आई हूँ। सर प्लीज़, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आंखों में आंसू हैं आस्था के। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। जैसे आलोक उसके पीछे छुड़ाना चाह रहे हों, और उसके जाते ही आलोक के फ़ोन मिलाते हैं। हेलो, उधर से आवाज़ आती है। कहिए बॉस, इतने सारों बात कैसे याद किया? फिर कोई मामला सुलझाना है क्या? हीरा, पहले ये बताओ, क्या तुमने वो मामला सुलझाया था या नहीं? कैसी बात करते हैं बॉस? भला हम आपसे दगा करेंगे क्या? सब सेटल कर दिया था, और बच्ची वो भी सुलझा दिया था। लेकिन आलोक को चैन नहीं। कौन हो सकती है वो सोचने पर मजबूर है। इधर आलोक के बेटे ने भी असिस्टेंट के लिए इश्तिहार देता है, और आस्था ही आलोक के बेटे अनीस का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन आस्था अपनी ड्यूटी पर आती है। उसे देखते ही आलोक फिर से उन बीते दिनों में खो जाते हैं। अक्षिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थी। आलोक को फ़ोन करके घर बुलाती है कि आज बहुत ज़रूरी काम है और तुम ज़रूर आ जाना। आलोक अक्षिता के घर जाता है। अक्षिता साफ साफ शब्दों में आलोक को अपनी बेटी को अपना सरनेम
देने की बात कहती है। आलोक कहता है कि कल वो उन कोर्ट में ले जाकर कानूनी तौर पर शादी भी करेगा और बेटी को नाम भी देगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई शैतान प्लान बन रहा है। अगले दिन अक्षिता के पड़ोस में शोर मच गया कि अक्षिता ने आत्महत्या कर ली है और बच्ची का भी कुछ पता नहीं। पड़ोसी आलोक को फ़ोन करते हैं। वो ये समझते हैं कि आलोक अक्षिता का पति है और वो कहीं दूसरे शहर नौकरी करता है, इसलिए कभी कभी आता है। आलोक आकर बहुत चीख चिल्ला रहे हैं, हाय मेरी अक्षी ऐसे नहीं कर सकती, वो आत्महत्या क्यों करेगी? ये ज़रूर किसी की कोई चाल है जो मेरी बच्ची को भी ले गया। जो भी है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, नास्तेबूद कर दूंगा उसके पूरे खानदान को। आलोक बाबा अब आलोक सर बन गए। आलोक का बेटा अनीस बाबा भी ऑफिस में आने लगे हैं। सर सर मेरे कैबिन कौन सा होगा सर, और मेरा काम क्या होगा सर? आलोक जैसे सोते से जागते हैं। इस तरह आस्था आलोक का ऑफिस भी संभाल रही है और अनीस का भी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। एक दिन आलोक को दिल्ली से मुंबई बिजनेस टूर पर जाना है और आस्था का भी साथ जाना जरूरी है। आस्था जाने के लिए मान जाती है। मुंबई पहुंचकर आलोक जब होटल में, जहां 2 रूम बुक करवाए थे, जाते हैं और रूम की चाबी लेते हैं तो कहते हैं कि मैडम का सामान भी उनके रूम में पहुंचा दो। ओके सर। कहाँ है मैम? अरे ये कौन है आपके सामने? इनका सामान ले जाओ इनके रूम में। लेकिन सर हमें तो सिवाय आपके कोई नज़र नहीं आ रहा। आलोक बार बार कहते हैं कि आस्था है उनके साथ, लेकिन आस्था किसी को नज़र नहीं आती। और उधर अनीस को भी अपनी असिस्टेंट आस्था से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहते हैं। आलोक वहाँ मुंबई में बहुत परेशान है और जल्दी ही काम बीच में छोड़कर ऑफिस आ जाते हैं। और घर आने पर अनीस आस्था से मिलवाता है और बताता है कि वो अपनी असिस्टेंट आस्था से शादी करना चाहता है। आस्था को देखकर आलोक को हैरानी होती है। वो कहते हैं कि ये तो मेरी असिस्टेंट थी और मेरे साथ टूर पर थी, लेकिन अनीस बताता है कि आस्था उसके साथ थी। ये सुनकर तो आलोक का मन ही और घबराता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। आलोक को रात को चैन नहीं आता। अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो आस्था पहले से ही उसके ऑफिस में मौजूद है। आस्था, ये सब क्या है और कौन हो तुम? तुम तो मेरी असिस्टेंट बनकर काम कर रही थी और उधर मेरे बेटे के साथ भी ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आस्था एक भयानक हंसी हंसती है और धीरे धीरे अपने रूप परिवर्तन करती है। अब आलोक के सामने आस्था नहीं अक्षिता खड़ी है। 40-45 साल की उम्र, बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही है। अक्षिता, तुम कौन हो? जिंदा हो? तुमने तो आत्महत्या की थी ना, इसका मतलब तुम जिंदा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इन्हीं हाथों से दाह संस्कार किया तुम्हारा। और हमारी बच्ची कहाँ है? क्या क्या तुमने उसका? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भेजा हुआ गुंडा ही मुझे मारकर आत्महत्या का दृश्य बना गया? और जानते हो उसने मेरी फूल सी बच्ची का क्या किया? उसे एक कोठे पर बेच दिया। आज उसकी नथ उतराई है। कहते कहते रो पड़ी। अक्षिता, माँ हूँ ना, नहीं देख सकती बेटी को नरक में। अक्षिता, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें मरवाने की सुपारी दी थी और बच्ची को भी मारने के लिए ही कहा था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तो चाहो मुझे सजा दो। मुझे इस बात को लेकर बाद में बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो तुम कहोगी मैं करूँगा। मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं? मुझे कोई रास्ता बताओ। मैं अपने किए का पछतावा करना चाहता हूँ। अक्षिता आलोक को उस कोठे पर ले जाती है और आलोक अक्षिता और अपने प्यार की निशानी को उस वैश्य के मुंह से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता है। उसे अपने साथ घर लाता है। बेटी तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। और बेटे और पत्नी को सब कुछ बता देता है। फिर कानूनी तौर पर उसे अपनी बेटी स्वीकारता है और उसका नाम अक्षिता रखते हैं। और अक्षिता अपनी बेटी को उसके घर पहुंचाकर खुशी खुशी वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। आज एक माँ की आत्मा को शांति मिल गई और आलोक की पलकें खुशी से भीग गईं। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।